लॉन्च पैड एजुकेशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन 3 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म बिल्स को जिसकी वजह से किसान सड़कों पर हैं। सारे देश में इन बिल्स का विरोध हो रहा है। भारत सरकार का कहना है कि वो इन 3 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म बिल्स को इसलिए लेके आ रही है ताकि किसान की इनकम बढ़ सके, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई रिस्ट्रिक्शंस कम हो सकें और जैसे 1991 के बाद इंडियन इकोनॉमी के बाकी सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म आया, वैसा ही रिफॉर्म एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आ सके। लेकिन किसान इन बिल्स का, इन ऑर्डिनेंसेस का विरोध कर रहे हैं। इसके क्या कारण हैं, ये जानने के लिए हमें समझना होगा इन बिल्स को। लॉकडाउन में इंडियन गवर्नमेंट 3 ऑर्डिनेंसेस लेके आई थी क्योंकि उस टाइम पे पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो सकता था। लेकिन भारत सरकार की नज़र में ये बिल काफ़ी ज़रूरी थे, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट 3 ऑर्डिनेंसेस लेके आई। अब जब पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है तो इन ऑर्डिनेंसेस को एज बिल्स प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर ताकि ये एक्ट बन सके, ये लेजिस्लेशन आ सके और जो भी चेंजेस एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट चाहती है वो हो सके। तो इस वीडियो में हम इन 3 बिल्स को, इन 3 बड़े एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आई वांटेड टू शो यू दिस। इफ यू रीड द लेबल ऑफ दिस फ्रूट ड्रिंक, यहाँ पे लिखा हुआ है मेड फ्रॉम संतरा ग्रोन इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। And this thing is what I wanted to show you supports local farmers to adopt ultra high density plantation technique to boost संतरा yield। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे एक प्राइवेट कंपनी जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम कर रही है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से कुछ प्रोसेस करके, वैल्यू एडिशन करके कुछ मार्केट के लिए बना रही है, वो कैसे किसानों की मदद कर रही है, ऐसा ये कंपनी दावा करती है। So this is an example of private sector working in agriculture। तो ये हमने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात की जो एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है। We will come to this when we discuss the contract farming, जो एक ऐसा बिल है इंट्रोड्यूस किया गया भारत सरकार द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करता है। So before coming to that, let us see कौन से 3 ऑर्डिनेंसेस हैं जो लॉकडाउन के दौरान इंडियन गवर्नमेंट लेके आई थी और अब उन्हें एज बिल्स पेश कर रही है ताकि वो एक्ट्स बन जाएं। These are the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill. The second one is Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assistance and Farm Services Bill. And the last one, it is an amendment to already legislated Essential Commodities Act of 1955. तो 2 नए एक्ट्स बनाने की कोशिश कर रही है इंडियन गवर्नमेंट एंड तीसरे एक्ट में अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रही है। And these 3 bills, these 3 changes are the reason why farmers are protesting, they are on the road. Purpose क्या है? Why are these 3 bills introduced by the government of India in the parliament? The purpose, it is to ensure reforms in agricultural marketing. किसान के खेत से मार्केट तक पहुंचने के लिए जो भी सारा प्रोसीजर, प्रोसेस, मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं उन्हें हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं। 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद इंडिया ने कुछ रिफॉर्म्स अंडरटेक किए सभी सेक्टर्स के लिए। दीज रिफॉर्म्स आर पॉपुलरली नोन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं हो पाए, उसमें वैसी ही ओवर रेगुलेशन रही, वैसी ही रिस्ट्रिक्शंस रही जो पहले सारी इंडियन इकोनॉमी में थी। एंड देयर इज अ क्राइसिस इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। And experts say, and majority of economists, they believe that the reason of this farm crisis in India is that there were no reforms in agriculture sector as there were reforms in other sectors of economy. तो इसी चीज को चेंज करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है by bringing in these 3 laws. Government is trying to reform agricultural sector, remove this restrictions, remove this over regulation of agriculture sector. So what is the first change? It is an amendment to the Essential Commodities Act 1955. तो चेंजेस क्या हैं, इसमें जाने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एक लेजिस्लेशन है जो उस जमाने में बनाई गई जब इंडिया के पास सफिशिएंट फूड ग्रेन्स नहीं थी। इंडिया वाज नॉट हैविंग इनफ फूड टू फीड इट्स पीपल। So it was a time when India was facing food grain shortages and India was dependent on imports from other countries and foreign assistance, like USA was providing us assistance under the PL 480 scheme.
तो जब देश में सफिशिएंट अनाज नहीं है कि सभी लोगों का पेट भर सके और काफी लोग स्टार्वेशन से मर जाया करते थे, उस समय पर अगर कोई होर्डिंग करने लग जाए या ब्लैक मार्केटिंग करने लग जाए, इस कम फूड ग्रेन को स्टोर करके ज्यादा प्राइजेस गेन करने की कोशिश करे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया के लिए उस जमाने में। तो इसीलिए सरकार ने एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना दिया, जिसमें अगर सरकार किसी चीज को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दे तो उसकी स्टोरेज, उसकी सप्लाई, उसकी सेल, उसके प्राइस और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती थी। अगर सरकार कह देगी कि 100 टन से ज्यादा फॉर एग्जांपल व्हीट आप नहीं स्टोर कर सकते, या फिर अगर प्याज एसेंशियल कमोडिटी सरकार ने इस एक्ट में डिक्लेयर कर दिया तो उसे 50 रुपए किलो से ज्यादा नहीं बेच सकते। तो इस तरह से कंज्यूमर को बचाने के लिए सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लेके आई थी। अब जो इंडिया का सिनेरियो है वो बिल्कुल बदल चुका है फ्रॉम 1950s। नाउ इंडिया इज हैविंग नॉट ओनली सफिशिएंट फूड ग्रेन्स बट इंडिया इज ग्रोइंग फूड ग्रेन सरप्लस। हमारे पास जरूरत से ज्यादा अनाज है और हम एक्सपोर्टर बन चुके हैं। इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन्स। तो अब जो ऐसी रेगुलेशन है उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं किसानों को, कंज्यूमर्स को। तो ऐसी एक डिमांड थी काफी सालों से कि इस एक्ट की अब जरूरत नहीं रही है या फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी चाहिए। सो नाउ इट वाज फेल्ट दैट दिस एक्ट इज नॉट डिजायरेबल इन द सेम शेप एज इट वाज क्रिएटेड इन 1955। तो अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं एंड दीज चेंजेस दे सीक टू फ्री मार्केट्स फ्रॉम लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय परमिट्स एंड मंडीज। तो जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ओवर रेगुलेशन है, इसको कम करने की कोशिश की जाएगी इन 3 बिल्स में एंड विद द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट एज वेल। और एज अ रिजल्ट किसानों के पास चॉइस होगी कि वो अपना प्रोड्यूस किस प्राइस के ऊपर बेच सकें। एज वी हैव डिस्कस्ड, अगर भारत सरकार कह देगी दैट समथिंग इज एन एसेंशियल कमोडिटी फॉर दिस ईयर और किसान ने वो उगा रखी है एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग अ हायर प्राइस, तो उसको वो प्राइस नहीं मिलेगा बिकॉज देयर इज एन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अब कंज्यूमर को बचाने के चक्कर में किसान को प्राइस नहीं मिला एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट फार्मर्स विल बी एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस। लेकिन सिर्फ अमेंडमेंट कर देने से सब चेंजेस नहीं आ जाएंगे ऑन ग्राउंड। इन द एग्रीकल्चरल मार्केट अ लॉट will depend on the acceptance of private sector. What do you mean by this? Now, private sector, it was not investing in the storage infrastructure, in the cold chain infrastructure. Why? Because if they have created a storage space by investing a lot of money for 200 tons of produce, let's say, and the government has imposed restrictions of 100 ton, तो उनकी स्टोरेज स्पेस जो उन्होंने क्रिएट की थी वो खराब हो जाएगी। सो प्राइवेट सेक्टर जो है अभी तक एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से डरता था बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट्स गोइंग ऑन। तो अभी भी अगर सरकार इसको चेंज कर दे और दूसरी पार्टीज कहें कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम इसको दोबारा से चेंज कर देंगे, वापस कर देंगे जैसा ये पहले था, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर फिर डरेगा कि शायद 5 साल बाद ये चेंजेस कैंसिल कर दिए जाएं एंड एज अ रिजल्ट प्राइवेट सेक्टर माइट नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस एज ऑफ नाउ। And the problem here is this only, that present over regulation it prevents private sector to invest in infrastructure. तो क्या सरकार ने इस एक्ट में अमेंडमेंट करके बिल्कुल कंज्यूमर की प्रोटेक्शन खत्म कर दी है? So let us see what is the amendment. क्या चेंजेस क्या किए गए हैं? The changes, the amendment, it provides a mechanism for regulation of agriculture foodstuffs under extraordinary circumstances. अब ये रेगुलेशन अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही किए जा सकते हैं एंड दीज हैव बीन डिफाइंड नाउ। दीज आर वॉर, फेमिन, नेचुरल डिजास्टर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज एंड एक्शन कैन बी टेकन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ प्राइस ट्रिगर। तो अगर किसी कमोडिटी को, किसी फूड स्टफ को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया जा रहा है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन अ प्राइस ट्रिगर that is mentioned in this act. For example, in case of horticultural products, there should be a 100% increase in the retail price over last 12 months or average retail price of last 5 years. So अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी होती है तो ही हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस को
एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया जा सकेगा, उस पे रेगुलेशन लगाई जा सकेगी, उसकी स्टोरेज पे, सेल पे, प्राइस पे रेगुलेशन लगाई जा सकेगी, अदरवाइज नहीं। Similarly, for all the farm products, the non-horticultural products, there has been some kind of price trigger that is mentioned by this amendment. The benefits are that there will be more choice for farmers. Farmers के पास ज़्यादा choice होगी। अभी किसान उन चीज़ों को उगाने से डरता है जो essential commodities में आती हैं, because सरकार उसके प्राइस को एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ने देगी। Then there is going to be private investment in the farm sector. काफ़ी हद तक अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इंडिया में ख़राब हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं। तो अब अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा, अगर स्टोरेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, अगर उसे ये डर नहीं रहेगा कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी अगर सरकार चाहे तो एसेंशियल कमोडिटी किसी भी चीज़ को डिक्लेयर कर सकती है, तो प्राइवेट सेक्टर फ्रीली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। देन देयर विल बी फ्रीडम टू प्रोड्यूस, होल्ड, मूव, सेल, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी। एंड दिस अमेंडमेंट इट विल रिमूव मार्केट डिस्टॉर्शंस एंड इंश्योर बेटर प्राइसेस फॉर फार्मर्स। तो अभी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पे फसलों के दाम नहीं तय किए जाते। जब सरकार बताना स्टार्ट कर देगी कि इस फसल को सिर्फ इतने प्राइस तक ही बेचा जाएगा, एंड दिस इज अ मार्केट डिस्टॉर्शन एंड दिस विल बी रिमूव्ड, or we can say this will be reduced, and farmers are going to get better prices. The second agricultural reform is a new bill. The name of this bill is Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill. तो इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके लिए we need to know what is the present situation. अगर कोई किसान किसी फसल को उगाता है तो उसे कहाँ पे बेच सकता है? There are a lot of restrictions on farmers to sell their produce. And they can only make the first sale to an APMC or the Agricultural Produce Market Committee. And these APMCs, they are regulated by state governments. हर एक state government का अपना APMC Act है, Agricultural Produce Market Committee Act है, जिससे ये हज़ारों agricultural markets, छोटी छोटी agricultural markets regulate की जाती हैं। So it is not like the number of states are the number of markets. ऐसा नहीं है कि एक स्टेट एक एग्रीकल्चरल मार्केट है, लेकिन हजारों छोटी छोटी मंडियां इंडिया में काम कर रही हैं। एंड इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ फार्मर, एंड आपने एक फसल उगाई, तो आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप सिर्फ अपने एरिया की एक एपीएमसी में ही जाके इस फसल को बेच सकते हो। अब होना ये चाहिए कि एपीएमसी को आपको प्रोविजन प्रोवाइड करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, टाइम पर आपकी फसल खरीदनी है। लेकिन अगर एपीएमसी ऐसा ना करे तो क्या आप कुछ कर पाओगे? नो, यू डोंट हैव मच चॉइस। आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से एपीएमसी मंडियां काम करती हैं। नाउ देयर आर नॉट 29 बट थाउजेंड्स ऑफ मार्केट्स, एंड दीज मार्केट्स दे रिस्ट्रिक्ट चॉइस ऑफ फार्मर्स टू सेल, एज First sale can only be conducted under APMCs. इन APMCs के कुछ licensed agents होंगे। ये middlemen, ये आड़तियास, ये किसान की फसल खरीदेंगे और किसान के पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है। अगर उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया जाता, अच्छा प्राइस नहीं प्रोवाइड किया जाता, क्योंकि सभी किसान इंडिया के अंदर MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अपनी फसल को नहीं बेच पाते। डिफरेंट सर्वेज में ये बात सामने आई है। And the only choice a farmer is left with is these middlemen, and these people, they are financially and politically very powerful, and this is believed to be one of the reason that state governments are not making any changes which are beneficial to farmers in their state APMC acts. तो state APMC acts को change शायद इसीलिए नहीं किया जाता कि इन लोगों का क्लाउट बहुत है, ये बहुत ताकतवर लोग हैं और इनके फायदे में सब कुछ चल रहा है और किसान के नुकसान में सब कुछ चल रहा है, एंड दे डोंट वांट दीज थिंग्स टू चेंज। नाउ द अमेंडमेंट इट एम्स टू क्रिएट वन इंडिया वन एग्रीकल्चरल मार्केट। अभी जीएसटी के साथ इंडिया की इकोनॉमी को एक इकोनॉमी बना दिया गया, एंड विच इज गोइंग टू हैव मेनी बेनिफिट्स। उसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक सिमिलर तरीके का रिफॉर्म लाने की कोशिश की जा रही है, and there has to be one market in one India. That is the aim of this bill. इससे होगा क्या? अगर किसान के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन हट जाती है कि उसी एपीएमसी मंडी में उसे अपनी फसल बेचनी है जो उसके इलाके में है, तो वो 10 एपीएमसी मंडीज को
कंपेयर करेगा, उनमें एक कंपटीशन हो जाएगा, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला, अच्छा प्राइस प्रोवाइड करने वाली एपीएमसी में किसान अपनी फसल बेच सकता है। अगर किसी भी एपीएमसी में वो नहीं बेचना चाहेगा तो किसान के पास ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि वो सीधा किसी प्राइवेट कंपनी को सेल कर दे, या फिर किसी बड़े ट्रेडर को सेल कर दे, या फिर किसी और स्टेट में किसी एपीएमसी को सेल कर दे। तो इस बिल के एक्ट बन जाने से काफी सारी चॉइसेस किसान के पास आ जाएंगी, एंड देयर विल बी बैरियर फ्री इंटरस्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर। The act also enables electronic trading. There is a provision of separate dispute resolution mechanism for farmers. Farmers को इसका ये फायदा होगा that farmers are going to get better prices, they are going to get better services, better infrastructure. Farm produce it can move easily from the surplus areas to deficit areas. तो इंडिया के कुछ हिस्सों में काफी फसल होती है, लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, एंड कुछ हिस्सों में सूखा पड़ता है ऑलमोस्ट हर साल, बाढ़ आ जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा फसल नहीं होती। तो उन डेफिसिट एरियाज में फसल को पहुंचाना आसान हो जाएगा जब ये रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगी, एंड दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द मार्केटिंग कॉस्ट एज वेल। जब कंपटीशन आ जाएगा, एपीएमसीज अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगी कम प्राइस पे। अभी किसान एपीएमसी को कुछ फीस देता है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, जो एपीएमसी ज्यादातर प्रोवाइड नहीं करती, और स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत अच्छा चेक नहीं रख पाती इन एपीएमसीज के ऊपर। तो अगर कंपटीशन हो जाएगा, सभी एपीएमसीज अच्छा होने की कोशिश करेंगी, कम दाम में फसल खरीदने की कोशिश करेंगी, एंड दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ फार्मर्स। नेक्स्ट बिल एंड द लास्ट वन, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन price assurance and farm services bill. This bill, in very simple language, it promotes contract farming. This is an example of contract farming. एक बड़ी कंपनी किसानों के साथ सीधा करार कर लेती है, सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है that you should be growing this crop and we guarantee that we are going to buy it and we are going to buy at this price. अभी किसानों के साथ क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा फसल हो जाए तो उसका प्राइस नीचे आ जाता है, अगर फसल बहुत कम हो जाए तो प्राइस तो ज्यादा चला जाएगा, लेकिन किसान का ये नुकसान है कि उसकी फसल हुई बहुत कम है। लेकिन इमेजिन अ सिनेरियो इन विच अ कंपनी गारंटीज दैट ना बहुत ज्यादा प्राइस ज्यादा होने का डर होगा, ना बहुत ज्यादा कम होने का डर होगा। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो कंपनी को नुकसान है, अगर प्राइस कम होगा या फसल कम होगी तो किसान को नुकसान है। तो इन दोनों रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करने के लिए buyer and seller, they enter into a contract. The buyer says that I am going to buy your produce at this price. This is a contract farming example. अब इस बिल के एक्ट बनने से क्या होगा, the intermediaries they will be eliminated. The money lender, the आड़तिया, the APMC, ये सब बाहर हो जाएंगे, and the farmer can directly engage with food processors, जो food processing इंडस्ट्री में हैं, और the wholesalers और लार्ज रिटेलर्स और एक्सपोर्टर्स। किसी के साथ भी फार्मर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हमने तो सिर्फ एक एग्जांपल डिस्कस की है एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशंस फॉर द बायर एज वेल एज द सेलर हु हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अभी फार्म क्राइसिस का एक बड़ा कारण ये है कि अगर फसल बहुत अच्छी हो जाए और सभी फार्मर्स बहुत ज्यादा उगा लें तो देश में बहुत ज्यादा फसल हो जाती है, और उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा होने से उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर फसल खराब हो जाए या बहुत कम हो तो किसान के पास फसल है ही कम, अगर उसके प्राइसेस ज्यादा भी हो जाएंगे तो किसान को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर फसल बहुत ज्यादा हो जाए, सप्लाई बढ़ जाए, तो एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अदरवाइज अगर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती तो किसान फसलों को एक्सपोर्ट कर सकते थे और जो ओवर सप्लाई है वो कम हो सकती थी। दैट इज वाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ब्रिंगिंग इन द प्राइवेट सेक्टर अगेन इन दिस बिल एज वेल, एंड दिस इज गोइंग टू enable access to modern technology, inputs, finances for farmer. Again going back to our example, उसमें the company was saying that हमने किसानों को ये टेक्निक सिखाई है जिससे इनकी फसल ज्यादा होती है। सो दैट वाज मॉडर्न टेक्नोलॉजी
कंपनीज विच आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट वो किसानों को अच्छा सीड, फर्टिलाइजर्स और जो भी इनपुट्स चाहिए वो भी दे सकते हैं. दे कैन प्रोवाइड देम फाइनेंसेस एज वेल. सो दीज आर द 3 बिल्स. लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं इन 3 बिल्स के. सो व्हाट इज द फर्स्ट कंसर्न? एंड दिस इज द रीजन दैट फार्मर्स आर ऑन रोड्स. ऑपोजिशन पार्टीज आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर ब्रिंगिंग इन दीज बिल्स. क्या कंसर्न्स हैं? फर्स्ट, when the government is amending the essential commodities act और restrictions हटाई जा रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है जो होर्डर्स हैं, जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, उनके लिए ब्लैक मार्केटिंग करना, चीज़ों को रोक के रखना जब उनके दाम बढ़ रहे हैं, ताकि और जब बढ़ जाएंगे तो उन्हें बेचा जाए, तो ये सब करना और आसान हो जाएगा. दैट इज वन ऑफ द कंसर्न्स जो ऑपोजिशन एमपीज ने पार्लियामेंट में रेगुलरली रेज किए हैं, that you are giving an open field to the black marketers and the hoarders. और इसका नुकसान किसको होगा? फार्मर को तो अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, बिकॉज ये प्राइस बढ़ेगा होर्डिंग की वजह से, और कंज्यूमर को इसका नुकसान होगा. दैट वाज द पर्पस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. सेकंड, इन बिल्स में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म रखा गया है. अगर प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स हैं वो कुछ गलत करें किसानों के साथ, सो देयर इज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. बट कोर्ट्स, जुडिशरी एंड लीगल रिकोर्स, दीज आर नॉट एन इजी चॉइस फॉर फार्मर्स. किसान के पास इतना पैसा, समझ, अवेयरनेस, रिसोर्सेज नहीं है कि वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के चक्कर में पड़े. और प्राइवेट कंपनीज, एमएनसीज, इनके लिए ये बहुत आसान चीज है. सो इट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड. सो द प्रॉब्लम हियर इज दैट इंडियन फार्मर, he is not very strong to take on the global market. इसीलिए ये restrictions रखी गई थी. अब जब प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा लेके आया जाएगा तो अभी वैसे ही डर हैं जैसे 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान था. So that is the next concern, that these steps, these are a move towards liberalization and privatization of farming. So जब इंडिया क्राइसिस में चला गया था 1991 में, आफ्टर द फर्स्ट गल्फ वॉर, तो इंडिया को जबरदस्ती रिफॉर्म्स करने पड़े बिकॉज वी वांटेड मनी फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. बट आफ्टर दैट वी कंटिन्यूड आवर रिफॉर्म्स. तब से लेके अब तक इन रिफॉर्म्स का लगातार विरोध होता है पार्लियामेंट में, सड़कों पर. और जब भी किसी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी प्राइवेटाइज किया जाता है, पीपल स्टार्ट सेइंग कि सरकार ने सब कुछ बेच दिया, सरकार ने देश को बेच दिया. तो ऐसी चीजें बोली जाती हैं. प्राइवेट सेक्टर पे ट्रस्ट करना इंडियन पब्लिक माइंडसेट में, इट इज नॉट एन ईजी थिंग. एंड नाउ स्पेशली व्हेन द पर्सन हु इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद द प्राइवेट सेक्टर इज इंडियन फार्मर, तो इसलिए किसानों को इन चीजों का बहुत डर है. एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग द इनिशियल स्टेप्स टुवर्ड्स डिसमेंटलिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीडीएस सिस्टम्स एंड मूविंग टुवर्ड्स फ्री मार्केट. ये सभी रेगुलेशन का हिस्सा हैं. ये कारण है कि इंडियन फार्म सेक्टर में क्राइसिस है. लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये फार्मर्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे, कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे एससीआई और पीडीएस सिस्टम्स. तो क्या सरकार ने इन बिल्स को लेके आते हुए सही बैलेंस मेंटेन किया है बिटवीन प्राइवेटाइजेशन, बिटवीन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर? So most of the economic experts, they are in favor of these amendments. They are in favor of these new bills as well. But farmers, they are not in a position to trust the private sector and the government. So this was all about these farm bills. Subscribe to the channel for all such important current affair videos. Thank you for watching and have a good day.